एक पिशाचिनी ने एक गांव की ऐसी हालत करके रख दी ना कि लिटरली बता रहा हूं कि उस पर्टिकुलर इलाके में गुजरने की हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं थी, ना ही है और ना ही रहेगी। जो ये घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आज से तकरीबन 70 साल पुरानी घटना है और बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। कहानी के अंत तक बने रहिए, आप लोग लिटरली कांप उठेंगे इस कहानी को ध्यान से सुनकर। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है राजवीर नाम के व्यक्ति से, जो कि उड़ीसा के एक गांव में रहा करता था और बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला। इसका एक शौक था, आज से 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो जंगल में ना शिकार करने जाया करता था। उसको शिकार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब कभी भी मौका मिलता शिकार करने के लिए घने जंगल में पहुंच जाता, अपने गांव से थोड़ी दूरी पर। इसकी शादी हो चुकी थी, इसके घर में इसका भाई भी था, इसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा। बस सब लोगों के सामने बहाना बताता और शिकार करने निकल जाता, क्योंकि घर के लोगों को इसका शिकार करना पसंद नहीं था। बस आज के दिन भी ये इसी तरह से घर में झूठ बोलकर अपने शौक को पूरा करने के लिए निकला था। जंगल में घूमते घूमते शिकार करते करते सुबह से लेकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब इसने सोचा कि इतने बजे अगर मैं घर को लौटूंगा, ये अपने घोड़े से जाया करता था, तो रास्ते में काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठंड का समय है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जब कभी भी मैं शिकार करने आता हूँ, मैंने नोटिस किया हूँ कि जंगल से थोड़ा सा आउटर एरिया में एक बड़ा सा बंगला बना हुआ है, हवेली जैसा। वहां पर जाता हूँ, उनसे बात करके देखता हूँ, मौका मिलेगा तो उस रात को वहीं पर ठहर जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसने थोड़ी देर और अपना टाइम पास किया और बढ़ गया उस हवेली की तरफ। वो हवेली में अंदर घुसा तो क्या पाया कि एक मोटा सा आदमी, लंबा चौड़ा एकदम, अपने हॉल के सोफे में बैठकर शराब पी रहा है। उसके पास गया, उसे उसका नाम पूछा। पहले सामने वाले इंसान ने इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि मेरा नाम राजवीर है, मैं ऐसे ऐसे गांव का रहने वाला हूं और मैं इस काम से यहाँ पर आया हूँ। शिकार करने का शौक है, इसलिए घर पे झूठ बोलकर आया हूँ। तो अभी रात हो गई है, तो आज रात को आपके घर पे रुक सकता हूँ क्या? तो सामने बैठा आदमी बताता है कि मेरा नाम विक्रम है और आपसे मेरे शौक बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, मुझे भी शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए इसी बात पे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दो जाम टकराते हैं। आइए बैठिए, थोड़ा जाम लीजिए, उसके बाद प्लान करेंगे कि आज रात का इंतजाम कैसा करना है। बस ये खुश होकर बैठ जाता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते कब बहुत रात हो गई पता ही नहीं चला। इन लोगों के सामने खाना लेकर एक 16-17 साल की लड़की आई। राजवीर ने विक्रम से पूछा ये लड़की कौन है? तो राजवीर को विक्रम बताता है कि ये लड़की मेरे घर पे काम करने वाली, मेरे घर का खाना बनाने वाली है। ये और इसकी माँ मिलके दोनों खाना बनाते हैं और इसका बाप जो मेरा बहुत पुराना नौकर है रामू, वो मेरे घर की रखवाली करता है। इन तीनों के साथ मैं अपने बंगले में बड़े आराम से रहता हूँ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ना ही कोई परिवार का झंझट और ना ही किसी तरह की चिक चिक का झंझट। बस इसी के साथ इन लोगों ने खाना वाना खाए और सोने के लिए चले गए। इसको इसका कमरा मिला, बढ़िया सा कमरा था, रात में बहुत अच्छा लगा। अब ये दिन में अपने घर को निकलने लगा तो राजवीर को विक्रम कहता है कि भाई अकेले अकेले शिकार करके चले जाओगे क्या? चलो हम भी आज चलते हैं, फिर कल निकल जाना, कोई तकलीफ नहीं है। ये बोलता है अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। वो भी अपना घोड़ा उठाता है और दोनों शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दोनों बहुत टाइम बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। फिर से घर पे आते हैं, फिर शराब पीते हैं और इसको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। राजवीर सोचता है यार मेरे घर पे सचमुच में बहुत चिक चिक है, भाई की चिक चिक, बच्चा रोता रहता है और पत्नी ऐसा नाटक करती रहती है, हर चीज में रोक टोक लगाती है। एक काम करता हूँ, घर पे कुछ संदेशा पहुंचवा देता हूँ कि मैं किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ और यहीं पर कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूँ। यहाँ पर इसकी दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई थी, तो ये वहां पर संदेशा पहुंचवा देता है राजू के हाथों, जो कि विक्रम के घर का रखवाली करने वाला था। बता दिया, घर पे भी बेफिक्र हो गए राजवीर के और ये राजवीर भी यहाँ पर ऐशो आराम से रहने लगा। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, पता ही नहीं चला कि ऐशो आराम मौज मस्ती में कब 15 दिन बीत गए। अब एक दिन रात के वक्त ये दोनों बैठकर शराब पी रहे थे और अचानक से लड़की सामने आई, वही खाना देने वाली जो इनके घर पर खाना बनाती थी। तो ये दोनों की नीयत बिगड़ गई। जी हाँ, ये लड़की बचपन से इसके घर पर काम कर रही थी और ये देख रहा था विक्रम, लेकिन विक्रम की भी नीयत बिगड़ गई और दोनों ने मिलके इसे कपड़े अपड़े फाड़ने की कोशिश की। अब लड़की घबरा गई, बच्ची थी 16-17 साल की, तो वो चीखी चिल्लाई, तो उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर उसके माँ बाप आ गए, यानी राजू और राजू की पत्नी वहां पर आ गए और रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन विक्रम शराब और अपने पैसों के नशे में धुत
अपनी बंदूक उठाया और दोनों माँ बाप को मार डाला। फिर उसके बाद क्या था, विक्रम और राजवीर दोनों ने मिलके लड़की के साथ पूरी रात बदसलूकी किए और फिर आखिरकार उसे भी गोली मार दिए और फिर तीनों को ले जाकर इसके हवेली के पीछे वाले जो बैकयार्ड एरिया था वहां पर दफन कर दिए। इसके बाद क्या था, राजवीर ने बोला कि मैं भी अपने घर को निकलता हूं भाई, अब दूर दूर रहें उतना ही ठीक है। वो भी अपने घर को निकल गया और ये भी अपने जीवन में बड़े आराम से रहने लगा। इसे किसी भी बात का गिल्ट नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अब निगेटिव बन चुका था। जैसा मैंने बताया, अपने पैसों और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। कुछ दिनों बाद इसने एक नए नौकर की खोज शुरू की। एक नया नौकर मिला भी, नंदू नाम का। नंदू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे से पहले इसके घर के नौकरों के साथ इसने क्या किया है। नंदू यहाँ पर दिल लगाकर काम करने लगा। नंदू की उम्र यही कोई 58 साल के आसपास की रही होगी। गांव के आसपास के लोगों को भी पता ही नहीं चला, क्योंकि इसकी जो हवेली थी ये बिल्कुल आउटर एरिया में थी और इसके हवेली के आसपास कोई आता भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रूड और किसी भी इंसान से सीधे मुंह बात नहीं किया करता था। तो खैर, नंदू को यहाँ पर काम करते हुए लगभग 32 दिन हुए ही थे कि आज अमावस की रात आई। अमावस की रात में ये अपने कमरे में सो रहा था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे कि अचानक से इसको किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। नंदू की नींद खुली, थोड़ा घबरा गया कि कौन है। इसने अपनी लाठी उठाया, लालटेन उठाया और देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल गया। दरअसल हवेली के बाहर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, वहीं पर इसके नौकर रहा करते थे। तो वहीं पर नंदू की औरत अपनी चारपाई में बाहर निकला तो देखने लगा कौन रो रही कौन रो रही। नजर पड़ी तो पता चला कि जो हवेली का मेन गेट है अंदर एंटर करने का, उस गेट के पास कोई तो लड़की बैठ के रो रही है। ये गेट के पास बढ़ गया, देखा कि एक 16-17 साल की लड़की रो रही है। नंदू ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ, रो मत, ऐसा मुझे अपने चाचा जैसा ही समझो। जैसे ही वो लड़की ने ये बात सुनी तो और रोने लगी। नंदू ने उसे संभाला और कहा, आओ बेटा मेरे साथ अंदर आओ, मैं पानी पिलाता हूँ। वो लड़की उसके पीछे पीछे आ गई। नंदू ने उसे जैसे पानी दिया है तो उसने अपना रोना बंद कर दी, लेकिन नंदू से पानी नहीं ली। नंदू को थोड़ा अजीब लगा और नंदू ने कहा, बेटा क्या तकलीफ है, कोई परेशानी है, ऐसा क्यों रो रही हो, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ पर है? तो लड़की बताती है कि दरअसल मैं इस घर के पुराने नौकर राजू की बेटी हूँ। नंदू बोलता है, मैं समझा नहीं, आप यहाँ पर क्यों आई हुई हो? लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हूँ। नंदू हैरान हो जाता है, किस बात का बदला? लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप के खून का बदला। नंदू बोलता है, क्या बात कर रही हो? लड़की बताती है कि इस घर का जो मालिक है विक्रम, उसने अभी से कुछ समय पहले मेरे माँ बाप और मुझे गोली मारकर खत्म कर दिया था और हमारी बॉडीज को उसने इस हवेली के पीछे वाले एरिया में दफना कर रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। नंदू ने जैसे ये बात सुना तो पहली बार में विश्वास नहीं किया, लेकिन लड़की की जब बात करते करते आवाज बदल गई तो ये घबराने लगा, इसके पसीने छूटने लगे, ऐसा लगा कि खड़े खड़े जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन फिर अचानक से लड़की बोलती है, क्या आपको सचमुच में मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक आत्मा हूं और इंसाफ के लिए आपके पास आई हुई हूं? तो ठीक है, मैं अभी कुछ करके दिखाती हूं। ये जैसी लड़की ने बोली, लड़की गायब हो गई। लड़की जैसी गायब हुई, ये पसीना पसीना हो गया, हाथ पैर थर 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 कांपने लगे। नंदू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नंदू को चक्कर आने लगे कि अचानक से फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। अब नंदू फिर से अपना लालटेन उठाया, लाठी उठाया, बाहर की तरफ गया तो लालटेन हाथ से छूट गया, क्योंकि वो लड़की फिर से बाहर उसी हालत में रोती हुई दिखाई दी जैसा कि थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी। नंदू का दिमाग खराब हो गया, उल्टे पैर भागने लगा, लेकिन वो लड़की भी पीछे पीछे आई और बोली कि आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने चाचा का दर्जा लिया है, यानी आप मेरे पिता के समान हुए। मैं यहां पर बदला लेने के लिए आई हूं और मैं अपना बदला खुद ले लूंगी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नंदू बोलता है कि ठीक है, मैं मदद करता हूं, मैं जाता हूं, पुलिस सिपाहियों को कुछ बताता हूं, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ये बोलती है कि मुझे उस तरह का इंसाफ नहीं, मुझे अपने हिसाब का इंसाफ चाहिए। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे माता पिता की अस्थियों का विसर्जन कर दीजिए, पूजा पाठ करवा दीजिए उनके नाम की, लेकिन मेरे नाम की नहीं। आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए और इस हवेली से बहुत दूर चले जाइए और लौट कर मत आना। ये कहकर लड़की वहां से चली जाती है और नंदू अगली सुबह यही करता है, अपने मालिक विक्रम के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, गांव में मेरी माँ बीमार है। उसको उसके नाम पे छुट्टी मिल भी जाती है और वो अस्थियों को लेकर, जी हाँ, विक्रम जब देख नहीं पाया था तो उसने अस्थियों को निकाल लिया था, वो उन्हीं अस्थियों को लेकर निकल जाता है।
प्रॉपर विसर्जन करता है, पूजा पाठ कराता है और इसी कारण से शायद उसके माँ बाप की आत्माओं को शांति मिल जाती है। अब बारी थी लड़की की। लड़की अपना बदला लेने के लिए उस हवेली पर सवार हो जाती है। अब जो कोई भी हवेली के आसपास से गुजरता, सभी लोगों की संदिग्ध तरह से मौत हो जाती है। जो कोई भी हवेली के अंदर आता, शराब की तो नदियां बह रही थी ना यहाँ पे, अय्याशी तो डेली चल रही थी। जो कोई भी अय्याशी करने के लिए विक्रम से मिलने जुलने के लिए आता, जिंदा लौट नहीं पाता। धीरे धीरे करके गांव में पूरी खबर फैल गई कि हवेली में जो कोई भी जा रहा है सब मर रहा है। अरे आसपास भी कोई जा रहा है तो उसे रोने गाने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई लड़की की आवाज है, आवाज का पीछा करते हुए कोई जाता है तो कोई पागल हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई मर ही जाता है। लोगों ने उस हवेली को ही क्या, बल्कि वहां जाने वाले रास्ते को ही बॉयकॉट कर दिए। वहां से अब कोई नहीं गुजरता। सब लोग हवेली के मालिक विक्रम को संदिग्ध नजर से देखते। विक्रम भी ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा डरने लगा, क्योंकि विक्रम को भी अब कानो कान खबर हो गई थी कि मेरे हवेली के आसपास गड़बड़ हरकतें हो रही है। उसने सोच लिया कि मैं ये हवेली छोड़ देता हूँ, किसी को नहीं बताता और कहीं दूर जाकर बस जाता हूँ। इसने सोच तो लिया दूर जाऊंगा, लेकिन जब हवेली से निकला तो सोचा कि कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा। एक काम करता हूँ, राजवीर से मिलता हूँ, उसी के घर पे रह लूंगा। मेरे घर पे भी तो वो रहा था, कुछ समय के लिए उसके साथ रह लूंगा तो क्या तकलीफ है। जब ये राजवीर के घर पे उसे गांव में पहुंचता है तो राजवीर कह देता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। अब तुम आ ही गए हो तो हम वापस से अपनी अय्याशियां करेंगे ना, वापस से साथ में रहेंगे ना। एक काम करते हैं, कोई दूसरे गांव चलते, घर पे बहाना बताकर, और वहां पर बढ़िया सा एक घर लेके मस्त से रहेंगे। डेली शराब पिएंगे, डेली शिकार खेलेंगे, डेली अय्याशी करेंगे और किसी को कानो खान खबर नहीं होगी कि हम लोग कौन है, कहां से आए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई। बस राजवीर ने फिर से अपने घर पर बहाना बताया और निकल पड़ा विक्रम के साथ। ये दोनों मिलकर एक दूसरे गांव में पहुंच गए और वहां पर एक छोटा सा घर किराए पर लेकर बड़े आराम से रहने लगे। अब एक दिन की बात है, इनको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मिली एक जंगल में जब ये लोग शिकार करके लौट रहे थे। ये लड़की जख्मी हालत में जमीन में पड़ी हुई थी, उसके पैर से खून आ रहा था। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर मानो दोनों राक्षस विक्रम और राजवीर की लार टपकने लगी। लड़की की मदद करने के लिए क्या गंदी नीयत से नीचे उतरे, उसके जख्म वखम को खत्म किए और फिर बोले कि चलो हमारे घर चलो, आराम करो वहीं पे, अभी ऐसी हालत में कहाँ लौटोगी। लड़की ने भी बोली ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। लड़की उनके साथ चल पड़ी, अब रहने लगी। रहते रहते बहुत दिन बीत गए, ऐसा लगा कि लड़की इनसे बहुत प्यार कर रही। ये दोनों खुश हो गए यार, बोले हमारी तो लाइफ सेट हो गई, इतनी खूबसूरत कम उम्र की लड़की मिली और हमारे साथ रह रही है और हम लोग अपनी अय्याशी अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जिंदगी कितनी मस्त से चल रही है। लेकिन एक दिन अचानक से राजवीर को कहीं से पता चला कि उसके छोटे से लड़के की बहुत तबीयत खराब है। राजवीर घबराने लगा कि मेरे छोटे से बच्चे को क्या हो गया है, मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। विक्रम को बताया कि देखो तुम लड़की का ख्याल रखना, इसको जाने मत देना, मैं अपने बेटे को देख कर आता हूँ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना कोई वैद्य के पास लेकर जाऊंगा। यहाँ पर विक्रम ने भी कहा कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, इसको कहीं जाने नहीं दूंगा, पूरी तरीके से इसकी खातिरदारी करूंगा, तुम जाओ परिवार से मिलकर आओ। राजवीर अपना घोड़ा उठाया और चल पड़ा परिवार के पास। बच्चे के इलाज विलाज में लग गया। लगभग 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद ये अपने घोड़े में सवार होकर फिर से अपने उसी किराए के घर में पहुंचता है तो खिड़की से इसकी क्या नजर पड़ती है कि अंदर बड़ा खतरनाक माजरा चल रहा है। ये डायरेक्टली दरवाजे में घुस सकता था, लेकिन अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आई थी, इसलिए ये बाहर रुक गया और खिड़की से झांकने लगा। तो क्या देख रहा है, वो लड़की विक्रम के चेस्ट में बैठकर लिटरली उसका पूरा चेस्ट उखाड़ दी है और जितने भी अंदर के पार्ट्स थे वो खा रही है, उसका खून पी रही है। ये देखा तो विश्वास नहीं कर पाया, इसको चक्कर आ गए, वहीं पर बेहोश होने वाला था कि अपना घोड़ा उठाया और भागा है, नॉन स्टॉप भागा है, गंदी तरीके से भागा है। और फिर उसको सपना दिखाई दिया, वो अपने घर पहुंच गया। अब उस रात को सोया होगा ना, सोया तो उसको सपना दिखाई दिया। उस सपने में वो लड़की दिखाई दी, वही जो जंगल में इनको मिली थी, जिसने विक्रम को लिटरली फाड़ के खा गई। वो लड़की दिखाई दी और वो लड़की अपने असली रूप में आई। सपने में हो रहा है, वो लड़की सपने में अपने असली रूप में आ रही है। और वो कौन दिखी, वही लड़की दिखी जिसको इन लोगों ने बदसलूकी करके खत्म कर दिया था माँ बाप के साथ। अरे वही राजू की बेटी जो विक्रम के घर पे खाना बनाया करती थी, वही दिखाई दी और सपने में बोली कि वो तो खत्म हो गया, अब तेरी बारी है,
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। उस दिन के बाद से लिटरली राजवीर पागलों की तरह फिरने लगा। इससे लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन इसका अकेला भाई जो था इसको अकेले में लेके गया और बोला कि भाई सच सच बताओ, मुझे बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। अपने भाई को A to Z बात बता डाला, सब कुछ बता दिया। पता नहीं उस रात इसको क्या हुआ था, भाई को सब कुछ बता दिया। भाई ने बोला ठीक है, तुमने गलती तो बहुत बड़ी की हो, हम सुबह कुछ आइडिया लगाते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी जाओ सो जाओ, भाभी को कुछ मत बताना वरना तुम्हारा परिवार ख़त्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी बड़ा घबराया घबराया अपने कमरे में चला जाता है। सुबह होती है लेकिन इसकी नहीं, इसकी मौत हो चुकी थी। राजवीर मर गया, सोते सोते ही मर गया, उठ नहीं पाया। उठ के पत्नी ने देखी तो मुंह से खून बह रहा था, आंख से खून बह रहा था। खेल खत्म, संदिग्ध तरह से मौत हो गई। बस परिवार टूट गया, बिखर गया। हवस ने सब कुछ बर्बाद करके रख दी, खत्म करके रख दी। एक लड़की जो साधारण सी थी, बेचारी खाना बनाया करती थी, इन लोगों के दुष्कर्मों की वजह से पिशाचनी बन गई और आखिरकार वो पिशाचनी ने अपना बदला ले ही लिया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो राजवीर का भाई था ना, उसके पोते ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। मैं शॉक रह गया, मैं ये पढ़ा तो मैंने बोला ये क्या था यार, ये सचमुच में बहुत डरावना था। किसी के साथ ये घटा, वो किस कदर से घटा होगा, कैसे वो फैमिली ने फेस किया होगा, भाई वो लोग ही जानते हैं। लेकिन इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली है, ये सारी चीज़ों में मत फंसना कभी, वरना जान ही लिए हो आज क्या हश्र होता है आखिर में। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना ताकि सभी लोगों को सीख मिले। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। भाई इंस्टाग्राम की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप लोग आपके साथ जुड़ी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं ना तो लिख के भेज सकते हैं। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। वहाँ पर मैं डेली वीडियोज़ डालता हूँ डिफरेंट तरह के, तो वहाँ पर भी जुड़ोगे तो मनोरंजन मिलता रहेगा, दुगना होता रहेगा। हम यहाँ पर कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।